नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यह अमेरिकी सैनिक हैं जो कि अपने लवाजमे समेत एक देश छोड़कर जा रहे हैं। देश का नाम है सीरिया और सीरिया छोड़कर जा रही है अमेरिकी सेना। आप में से कुछ लोग इस बात के साथ ताजा यादों में आ गए होंगे कि आज से कुछ साल पहले अमेरिकी सेना ऐसे ही अफगानिस्तान छोड़कर बाहर निकली थी। अब ये सीरिया को छोड़कर जा रहे हैं। कारण क्या है? सीरिया में कोई युद्ध लड़ रहे थे इसलिए थे वहां और अब वो हार गए हैं, या सीरिया में अब स्थितियां सामान्य हो गई हैं तो निकल जाना चाहिए? ट्रंप कहीं इस सीरिया वाली सेना को दूसरे देश में भेजकर क्या ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं? क्या ईरान के डर के मारे सीरिया छोड़ रहे हैं? ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में एक साथ बनते होंगे। आज के सेशन में सभी का जिक्र करेंगे, इतिहास से लेकर अब तक कि ईरान से ये सीरिया से अमेरिकी सेना वापस क्यों निकल रही है, क्यों यहां पर जितना तेजी से बाहर निकल सकते हैं उतना तेजी से निकल रहे हैं, इसके पीछे का वर्तमान रीजन क्या है। हेडलाइंस आपके सामने हैं। कई आंकड़े 10 साल के हैं, कहीं 12 साल के हैं। 10-12 साल से अमेरिकी सेना यहां पर जमाए हुए थी, बेसिस बनाई हुई थी, अब वो यहां से छोड़कर बाहर जा रही है। इस पूरी घटना का डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके केंद्र में निश्चित ही अल शरा हैं, जिन्हें आप याद रखें। ये वो आतंकी हैं जिन्हें कभी अमेरिका ने एक आतंकी इनामी घोषित किया था कि इतना पैसा दोगे, इतना पैसा देकर के अगर कोई जानकारी देगा, जानकारी देने वाले को इतना पैसा अमेरिका देगा अगर कोई अल शरा की जिम्मेदारी बता दे कि कहां है। लेकिन अल शरा आज अमेरिका में गए हुए कई दशकों बाद ऐसे व्यक्ति बने जो कि आतंकी से राष्ट्रपति तक पहुंचे और अमेरिका ने उन्हें अप्रिशिएट किया। तो क्या अमेरिका इनसे खुश हो गया, इसलिए ये सब हुआ? सब बातों पर जिक्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। उससे पहले एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक लगा होता है, वहीं पर दबा दीजिए फट से, है ना। आगे बढ़ते हैं साथियों सीरिया की कहानी का जिक्र करें उससे पहले थोड़ा मैप पर इसे समझ लेते हैं। सीरिया समझें, उसको और डिटेल में ये समझें कि ये इजराइल के उत्तर में स्थित एक देश है। इजराइल ये रहा, इजराइल से उत्तर में सीरिया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। पहले कभी ऑटोमन एम्पायर का कब्जा सीरिया में हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन एम्पायर का पतन हुआ, उसके बाद सीरिया पर फ्रांस का कब्जा हो गया। सीरिया दमिश्क के कारण जाना जाता है, जो कि बहुत पुरानी सभ्यता का शहर माना जाता है। सीरिया मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर भी रखता है और लेबनान से भी बॉर्डर रखता है। अगर मैं जियोपॉलिटिकल रूप से इसका महत्व बताऊं तो सीरिया से ही इजराइल की बॉर्डर साझा होती है और लेबनान से भी साझा होती है। और लेबनान को यदि कोई प्रकार से मदद पहुंचानी होती थी ईरान को, तो वो वाया इराक और सीरिया होते हुए लेबनान को मदद पहुंचती थी। थोड़ा सा यहां का डेमोग्राफी और डिटेल में एंट्री करते हैं। देखिए, ईरान जो है ना, ये एक शिया बहुल देश है। सीरिया में लंबे समय तक बशर अल असद की सरकार थी। बशर अल असद खुद शिया थे। और लेबनान के अंदर हिजबुल्ला, जो इजराइल के उत्तर में है और जो इजराइल के खात्मे के सपने देखता है, यहां पर ये इजराइल रहा और इसके ऊपर लेबनान। लेबनान में बैठा हुआ हिजबुल्ला ये भी शिया था। तो एक शिया गणित बनती थी। कैसे? ईरान, सीरिया और लेबनान। अब आपके दिमाग में आएगा इराक क्या? तो इराक के अंदर इन लोगों ने कॉरिडोर बना रखा था। मतलब ये समझिए कि ईरान से शिया शिया होते हुए, क्योंकि इराक में भी शिया हैं, मतलब बहुमत में नहीं है लेकिन शिया हैं, काफी अच्छा खासा नंबर है। तो यहां से कहा जाता है लैंड बॉर्डर के थ्रू होकर हिजबुल्ला तक यहां से वेपन पहुंचाए जाते थे। ये थोड़ा इतिहास हो गया, 2 साल पुराना इतिहास हो गया। अब इजराइल के उत्तर में जो लेबनान है, जिसके साथ इन दिनों इजराइल की जंग चली रहती है, बगल में बैठा सीरिया है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार हुआ करती थी, जो 2024 के अंदर हट गई और यहां पर अल शरा 2025 में राष्ट्रपति बनकर आए। तो सीरिया में अल शरा के बनते ही क्या क्या परिवर्तन हुए उनको समझेंगे। थोड़ा सा इतिहास और लेकर चलते हैं, ठीक है साहब। जानकारी है कि अप्रैल 2026 में हसाका के कसराक एयरबेस से आखिरी अमेरिकी काफिला निकला और अमेरिकी सेंट्रल कमांड यहां से 2000 सैनिक निकालकर भेज रही है जॉर्डन। अच्छा, जॉर्डन कहां है मैप पर? अगर आप देखें तो ये सीरिया का बॉर्डर जॉर्डन से कनेक्टेड है, तो वाया लैंड ये जॉर्डन भेजा जा रहा है। और जॉर्डन जो है ना, इस समय जब ईरान पर हमला हुआ है तो जॉर्डन का यूज बहुत किया है अमेरिका ने। इजराइल और जॉर्डन से ही हमले किए थे सीरिया के ऊपर, ये ईरान के ऊपर। तो बड़ी मात्रा में सैनिक यहां से यहां पर विस्थापित किए गए हैं। ये सरकारी अधिकृत लेटर है सीरियन सरकार का कि साहब हमको जब ये छोड़कर जा रहे हैं तो ये पूरा पूरा सिस्टम हमें सुपुर्द करके जा रहे हैं। अर्थात अमेरिकी सेना यहां पर सीरिया को बेसिस हैंडओवर करके गई है, ऐसे ही नहीं छोड़ गई है। सीरिया की सेना को पकड़ाया गया है, अल शरा की जो सरकार है उसको सौंपा गया है कि अब आप चलाइएगा इसको। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इतिहास जान लें।
कुछ साल पहले हमने इसके ऊपर सेशन किए, महीनों पहले सेशन किए हैं। एक बार दिसंबर 2 के ऊपर ये सेशन किया था जब सीरिया के अंदर रूस का हमला हुआ था, बशर अल असद यहां से छोड़कर निकले थे, बहुत सारे गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। हमने काफी कुछ इस पर डिस्कस किया था। एक ब्रीफ हिस्ट्री है। ब्रीफ हिस्ट्री ये कि ये पहले ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जब ब्रिटेन फ्रांस का संयुक्त ग्रुप जीत गया था तो इसे कब्जे में फ्रांसीसियों ने ले लिया था। 1946 में यह फ्रांस से आजाद हुआ था। फ्रांस से आजाद होने के बाद में 1963 में यहां पर एक बाथ पार्टी नामक पार्टी सत्ता में आई थी, जो थोड़ी लिबरल थी, कहिए कि सेक्युलर प्रकार से काम करना चाहती थी, लोगों को विकास कराना चाहती थी। लेकिन उनको 1970 में हाफिज अल असद, जो कि बशर अल असद के फादर थे, उनकी चुनौती मिली। उन्होंने सत्ता को अपने कब्जे में लिया, सिंगल पार्टी मूवमेंट की तरह काम किया और फिर 1970 से लेकर के 2024 तक इनका परिवार ही सीरिया में शासन करता रहा। यानी कि सीरिया के अंदर हाफिज अल असद और उनके बाद में बशर अल असद ये लगातार सत्ता में रहे। बीच में 1982 का एक दौर आया जब सीरिया के अंदर विद्रोह हुआ और उसको दबाने के लिए इनके फादर का बहुत जिक्र हुआ। उन 2000 के अंदर हाफिज की जब मृत्यु हुई, उनके बाद बेटे बने बशर अल असद जो हैं, इन्होंने सत्ता संभाली तो लोगों को उम्मीद थी कि ये काफ़ी लिबरल होंगे, काफ़ी ज़्यादा कानून के साथ में आगे बढ़ेंगे और लोगों के प्रति उदारता रखेंगे। लेकिन इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म अपनाया। इनके खिलाफ भी सीरिया के अंदर बहुत सारे प्रदर्शन हुए। लेकिन सीरिया को लेकर के मत हमेशा देशों में बटे रहे। बशर अल असद चूंकि शिया मुस्लिम थे, ईरान का उन्हें हमेशा फेवर था और रूस हमेशा उनके साथ खड़ा था। रूस ने बशर अल असद को इतना संरक्षण दिया कि जब अल शरा यहाँ के राष्ट्रपति बने तो बशर अल असद को रूस में संरक्षण दिया। आज भी बशर अल असद रूस में रहते हैं, यहाँ से उड़ करके वो रूस चले गए थे और वो गए तो रूसी सेना भी यहाँ से हट गई कि चलो ठीक है। लेकिन इस बीच में उनके खिलाफ जितने भी आंदोलन हुए, असंतोष फूटा, अरब स्प्रिंग हुई अरब वर्ल्ड के अंदर की सत्ता परिवर्तन कराने के लिए, उस समय पर भी उन्होंने बड़ा दमन करके केमिकल वेपन्स अपने लोगों पर चला करके उन्हें शांत करा दिया और विद्रोह को कुचल दिया। इस बीच में रूसी सेना ने उनका बड़ा साथ दिया। रूस की सेना लगभग तब से ही बशर अल असद के साथ सीरिया में टिकी रही और जहां भी उन्हें जरूरत होती वहां पर वो वेपन लेकर पहुंचते और हमला करते थे। ठीक है साहब। 2014 में 2011 के अंदर जो असंतोष पनपा, उसके बाद 2011 के अंदर 2014 के अंदर सुन्नियों की सत्ता आने लगी। यानी एक तरह से समझिए कि सुन्नी का जो प्रभाव था सीरिया के अंदर मुसलमानों के अंदर, उनका यह तर्क हुआ कि बशर अल असद को हटाया जाना चाहिए और यहीं से आईसिस ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ईरान के बाद में इराक, इराक के बाद में सीरिया, यहां से इराक और सीरिया के अंदर सुन्नी बहुल बगदादी के नेतृत्व में एक देश बनाने की मांग होने लगी। 2014 के अंदर सीरिया में आईसिस की एंट्री होना शुरू हुई और उसने बशर अल असद के पैरेलल अपना एक आतंकी समूह बना लिया और वो आतंकी समूह सीरिया को तो अनस्टेबलाइज करता ही था, रीजनल थ्रेट बनता हुआ अमेरिका को भी हूल देने लगा था कि यहीं से अब अमेरिका का इलाज करेंगे। अमेरिका को अब दुनिया के किसी भी कोने से अगर धमकी दोगे तो वो आपको वहीं पर मारने चला आएगा। तो 2014 में अमेरिकी फोर्सेस का सीरिया में आगमन हो गया। तर्क था कि हम आईसिस को खत्म करेंगे और सीरिया के अंदर आईसिस को 2019 तक पूरी तरह खत्म भी कर दिया। लेकिन इस बीच में इंटरेस्टिंग यह हुआ कि बशर अल असद के लिए रूसी फोर्सेस थी सीरिया के अंदर और अमेरिकी फोर्सेस आईसिस को खत्म करने आई हुई थी। अब सवाल बनेगा कि उनका समर्थन कौन कर रहा था? तो अमेरिकी सेना का सीरिया के उत्तर के अंदर सीरियन डिफेंस फोर्सेस, जो कि असल मायने में कुर्द फोर्सेस हैं। कुर्द वो लोग जो अपने लिए अलग देश की मांग करते हैं, इराक में, सीरिया में, तुर्की में, यहां पर ये अपना, जिनको अमेरिका हाल ही में चाहता था कि उनको ईरान के अंदर एंट्री कराए, मतलब जमीन से एंट्री कराए, उन कुर्द फोर्सेस का साथ लिया अमेरिका ने सीरिया में पांव पसारने के लिए और आईसिस को भगाने के लिए। तो एसडीएफ और अमेरिका की बढ़िया पटती रही, तो उन्होंने मिलकर के आईसिस को खत्म करवाया। अमेरिका ने एसडीएफ को सीरिया में बचा के रखा, कुर्द लोगों के लिए काफी सारी काम किए, यहां पर एक तरह से समझिए। तो एक प्रकार से अमेरिका और रशिया दोनों के लिए बैटल ग्राउंड था, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं लड़ते थे। अमेरिका को जब सीरिया में गोला गिराना होता था गिरा लेता था। बशर अल असद के खिलाफ खुलकर अमेरिका नहीं खड़ा था, लेकिन उनकी नीतियों का खूब पुरजोर विरोध करता था, क्योंकि दोनों के बीच में एक राइवलरी थी रशिया और अमेरिका के बीच में। ठीक है साहब। ऐसे बीच में काफी सारे दौर आए जब बशर अल असद के खिलाफ भी ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में अनाउंस किया कि इन
इनके खिलाफ भी मिसाइल चलाओ। क्यों? बोले इन्होंने केमिकल वेपन यूज किया है। चलो साहब, ये इतिहास, कम टू द पॉइंट, सीधा सीधा पहुंचते हैं। अब पॉइंट ये निकलता है कि इस बीच में सीरिया के अंदर दिसंबर 2024 के अंदर बड़ी अनस्टेबिलिटी आने लगी। क्यों आने लगी? कि उनके दबाव में, असद के दबाव में और बिगड़ती अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था क्यों बिगड़ी उसके कारण को भी देखते हैं। असल में सीरिया लंबे समय से रूस के समर्थन से सरवाइव कर रहा था, या कहिए बशर अल असद सरवाइव कर रहे थे अपने छोटे से टुकड़े को रख करके। जब यूक्रेन और रशिया युद्ध होने लगा तो रूस ने अपना ध्यान सीरिया से हटाकर यूक्रेन पर फोकस कर दिया। बड़ी मात्रा में रूसी सैनिकों को बुला लिया युद्ध करने के लिए। तो सीरिया में रक्षा करने के लिए असद का कोई बचा नहीं। ऐसे में जो रीजनल ग्रुप्स थे उन्होंने तत्काल प्रभाव से कहा कि चलो अब खाली कराते हैं, कब्जा करते हैं, क्योंकि बशर अल असद के पास कोई नहीं है। तो रूस के पीछे हटने से सीरिया के अंदर जो ये क्या नाम है, HTS करके जो ग्रुप है, जिसको आज ये वर्तमान जो राष्ट्रपति बने हुए हैं, इन्होंने इस पूरे के पूरे क्षेत्र को कब्जा कराने का निर्णय ले लिया। तो रूसी फोर्सेस पीछे हटने लगी और ये जो अल शरा हैं, जो कि HTS यानी तहरीर अल शाम से बने हुए आतंकी हैं, इन्होंने असद सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे सीरिया के अंदर सत्ता परिवर्तन का बिगुल बजा दिया। हालांकि अमेरिका ने शुरुआत में इन्हें आतंकी ही ट्रीट किया, इन पर $10 मिलियन का इनाम रखा, लेकिन वो इनाम धीरे धीरे बदल दिया गया, क्योंकि अमेरिका को लगा कि ये असद को हटाने में कामयाब होगा। और ये हुआ भी, क्योंकि जब रशिया अपनी फोर्सेस हटाया तो बशर अल असद बच नहीं पाए और अल शरा ने उस देश पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। बड़े क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा जमाया, अमेरिका पीछे से बना रहा। मार्च में इन्हें एक अस्थायी संविधान लिखने का मौका मिला। जनवरी 25 में ही इन्हें स्वीकार कर लिया गया था कि यही सीरिया चलाएंगे। मई 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के कहने से इनके ऊपर लगाए हुए प्रतिबंध भी हटा दिए और एक बार इन्हें फिर मौका देने का तय किया गया। हालत यह हुई कि अल शरा, जिस पर अमेरिका ने अपनी तरफ से पाबंदियां लगाई हुई थी, सैंक्शंस लगाए हुए थे, आतंकी माना हुआ था, उन्हें नवंबर 2025 में व्हाइट हाउस बुलाया गया। व्हाइट हाउस में दशकों बाद ऐसा हो रहा था, क्योंकि बशर अल असद कभी गए नहीं। अल शरा पहली बार एक आतंकी टर्न राष्ट्रपति थे जिनका अमेरिका ने स्वागत किया था। तो एक प्रकार से अमेरिका और सीरिया अब एक दूसरे के नजदीक आने लगे थे। अब सवाल बना उस SDF का क्या हुआ, जो कि अमेरिका की मदद से कुर्द फोर्सेस वाली थी, जो इनके साथ काम करती थी। तो SDF की भी इनके साथ में मित्रता कराई गई कि ठीक है साहब, अब आपके ऊपर से प्रतिबंध हटाते हैं और आपके ऊपर से प्रतिबंध हटा के सीरिया को आप पूरी तरह यूनिफाइड करो। हमें दो चीजें चाहिए। बोले क्या? सीरिया की जमीन का उपयोग इजराइल पर हमला करने के लिए नहीं होना चाहिए। बोले नहीं होगा। दूसरा, ईरान से होकर सीरिया होते हुए लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह तक बम नहीं पहुंचाओगे। बोले नहीं पहुंचाएंगे। बोले अगर ये दो अश्योरेंस तुम दे दोगे तो हम अपनी फोर्सेस हटाकर तुम्हें सारे बेसिस सौंप देंगे। और यही करते हुए ट्रंप ने सीरिया से अपनी फोर्सेस हटाने का आदेश दे दिया। और आज एक तरीके से समझिए कि सीरिया प्रो अमेरिका हो चुका है, या ये कहिए कि इजराइल के लिए अमेरिका ने सीरिया के साथ समझौता कर लिया। अब इसके कई कारण एक साथ तलाशते निकल सकते हो। पहला कि अमेरिका ने आईसिस का लक्ष्य खत्म कर दिया, इसलिए उसे लौटना हुआ। दूसरा कारण कि सीरिया और अमेरिका ने SDF और सीरियाई सरकार में समझौता करा दिया, अब उसे वहां रहने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो निकल गया। SDF का बस बड़ा हिस्सा था, अब इतने बड़े हिस्से को अब इन्होंने इनके साथ में बातचीत करा दी कि तुम लोग आपस में मिलजुल कर रह लो। अमेरिका ने अश्योरेंस ले लिया कि तुम अब किसी भी प्रकार से अपनी भूमि का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ नहीं करोगे। पूरी तरह से अमेरिका दुनिया को यह दिखाने में कामयाब हो गया कि देखो, रूस को तो हमने पछाड़ दिया, अब हम यहां रहकर क्या करें, क्योंकि रूस अपनी सेना पहले ही निकाल चुका है यहां से, तो अमेरिका को अपना कोई राइवल दिख नहीं रहा। ईरान में चूंकि अब तनाव बढ़ रहा है तो उस फोर्स को उठाकर जॉर्डन भेजा जाए और वहां से उसके ऊपर युद्ध कराया जाए। यहां से उठा करके वो सेना को जॉर्डन भेज दिए हैं कि चलो भाई अब यहां से आगे निकलते हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका ने एक बहुत ही जियोपॉलिटिकल विन की तरह से इसे देखा जाना चाहिए कि सीरिया में अमेरिकी सेना हट रही है, हार कर नहीं, जीत कर, सरकार अपनी बिठाकर, अपनी सरकार जो कि आने वाले समय में इजराइल के लिए घातक नहीं होगी, ईरान के लिए बैटलफील्ड नहीं बनेगी और हिजबुल्लाह की मदद नहीं करेगी। और तो और अब सीरियन सरकार ही हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन चला रही है। हाल ही में ऐसे आतंकियों को पकड़ा गया जो कि सीरिया की जमीन का उपयोग करने वाले थे इजराइल पर हमला करने के लिए, ताकि इजराइल सीरिया पर गोले दाग सकता। तो ऐसे में यहां पर अभी पुलिस कार्रवाई में यह चीज पकड़ी भी गई और ऐसे मतलब अल शरा की जो सेना है, इन्होंने हिजबुल्लाह के आतंकियों
को सीरिया से गिरफ्तार किया, तस्वीरें बाहर निकल कर आई। तो कुल मिलाकर के अमेरिका रशिया को हराने में कामयाब हुआ, सीरिया में अपनी फोर्सेस को बाहर निकालने में कामयाब हुआ, एक प्रकार से अपना प्रभाव बनाने में कामयाब हुआ है। ठीक है साहब, उम्मीद है कि अब आप लोगों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई हो। सीरिया के अंदर अब शांति है, ट्रंप को इसे एज ए विन लेना चाहिए, और कुल मिलाकर के ट्रंप अब उस सेना का उपयोग ईरान पर अगर कर पाए तो यह अपने आप में बड़ी चीज बनेगी। ठीक है साहब, चलिए, उम्मीद है आप सभी को बहुत ही कम समय में बहुत सारी इतिहास से और वर्तमान जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हुई जानकारी मिल गई होंगी। आपको जानकारी पसंद आई हो, साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।